ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले की क्लासेस में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया था। अब कुछ इस सिस्टम में हम लोग देखेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन देखने को मिलेगा भी, है ना। और डिसऑर्डर्स के बाद जो है चीज़ें ऑलमोस्ट आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले डिसऑर्डर्स में, ऐसे तो डिसऑर्डर्स की बात करो तो हम लोग लाइन में कह सकते हैं जैसे अप्लाइड फिजियोलॉजी, है ना। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम लोग आते हैं तो 33 चीज़ जैसे रिस्पिरेटरी से रिगार्डिंग 2-4 टर्म्स है ना, उन सारे टर्म्स में हम लोग बात करते हैं। तो पहला टर्म हम लोग पढ़ेंगे हाइपॉक्सिया, देन आफ्टर हाइपॉक्सिया के बाद हम लोग बात करेंगे एस्फेक्सिया, देन साइनोसिस एंड डिसअपनिया एंड एपनिया। ये 5 टर्म है, बाकी और भी है, लेकिन मेजरली ये ऐसे टर्म्स है जो जब भी कभी रिस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग असेसमेंट करेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ है तो नहीं पेशेंट्स के अंदर में। और जब भी किसी पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला एक टर्म्स आता है जैसे हाइपॉक्सिया। तो हाइपॉक्सिया इज सिंपल, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ करेक्टराइज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू एंड सप्लाई लेवल, है ना। कि बात हम करें कि एक ऐसा चीज है, लैक ऑफ ऑक्सीजन या डिफिशिएंसी ऑफ O2 एट द टिश्यू लेवल, है ना। कोई भी अगर बॉडी का टिश्यू है, सपोज ये मान लेते हैं हम बॉडी का टिश्यू है। अब इस बॉडी के टिश्यू में हमें पता है कि आर्टरी वगैरह जो भी है सप्लाई लेके जा रही है किसको, O2 को सप्लाई करा रही है। अब इस O2 के सप्लाई में इस टिश्यू में, पर्टिकुलर टिश्यू के पास इस एरिया में O2 की सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज कर रही है। क्या होगा, लैक हो गया, कमी हो गई, डिफिशिएंसी हो गई, इज अ टर्मिड एज अ हाइपॉक्सिया। क्या बोलते, तो अब डिपेंड करेगा, हो सकता है ब्रेन में कमी हो गया, कभी मान लो किडनी में कम गया, लिवर में कम गया, स्किन किसी पार्ट में, लिम्स में कम आया, लिप्स पे कम आया। तो हम जहाँ पे कम गया उसके अकॉर्डिंगली हम होता है हाइपॉक्सिया इन ब्रेन, हाइपॉक्सिया इन लिवर, हाइपॉक्सिया इन हार्ट। तो अलग अलग हम लोग नाम लेते हैं। एक वर्ड सेम ऐसे एक टर्म आता है, बेसिकली हाइपॉक्सेमिया की बात करते हैं हम लोग, हाइपॉक्सेमिया। अगर हाइपॉक्सिया लिखा हुआ है और हाइपॉक्सेमिया लिखा हुआ तो दोनों में क्या फर्क होगा। हाइपॉक्सिया डिक्रीज इन ऑक्सीजन एट अ टिश्यू लेवल, है ना। और हाइपॉक्सेमिया का क्या मतलब होगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन कम रहा, ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होगी इनसाइड ब्लड, कहाँ, इनसाइड ब्लड। तो हम जो पढ़ने से कंफ्यूज नहीं है ना, मिलता जुलता। अब मैं बता यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हाइपॉक्सिया है। क्या है, हाइपॉक्सिया की बात करते। अब हाइपॉक्सिया के अंदर में आते तो इसके अलग अलग टाइप्स है। पहला टाइप है हाइपॉक्सिक्स हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिक्स हाइपॉक्सिया क्या है भाई, तो हाइपॉक्सिक्स हाइपॉक्सिया वैसा कंडीशंस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2 डिक्रीज करता है। क्या करता है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ O2। अब एक कॉमन अगर रीजन, अभी कॉमन रीजन अगर बात करें, छोड़ दो टाइप की बात, छोड़ दो, हम लोग कॉमन रीजन की अगर बात करें, किसी टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लैक हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई लैक हो रहा है, इस चीज का अगर हम लोग बात करें तो एक चीज का हम ध्यान यहां पर देते हैं कि अगर कोई तुमसे सवाल करे कि अगर किसी टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन कम जा रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, ऑक्सीजन कम आने का कुछ तो रीजन होगा ना। एक रीजन इन सिंपल अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं यहाँ जो ऑक्सीजन कम आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमारे बॉडी में ही ऑक्सीजन कम जा रहा हो, यानी बॉडी सांस जो हम लोग ले रहे हैं तो कह सकते हैं कि कम जा रहा हो। लंग्स की बीमारी हो गई, एल्वियोलर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा, वो हो सकता है। दूसरा, अब जो ऑक्सीजन को ले जा रहा है ट्रांसपोर्टर से, हीमोग्लोबिन या कह लो आरबीसी, उसमें कोई कमी आ गई हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी में, तो ऑक्सीजन का होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। या फिर हम लोग ये बात करें कि अब इस पे आया, लेकिन इस चैनल्स में अगर हम लोग बात करें, ये आर्टरी है और आर्टरीज के अंदर में कहीं पे बोलस बन जाए, या कह सकते हैं इम्बोलाई हो जाए, या अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए, तो उसके वजह से इस टिश्यू में क्या होगा, सप्लाई कम जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन किसी कारण से, मान लो वहां पर कोई ट्यूमर बन गया, या कोई प्लैक का फॉर्मेशन हो गया, या आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया, सिकुड़ गया, तो कई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इस टिश्यू पे ऑक्सीजन आने की स्पीड, उधर सब ठीक है, ऑक्सीजन भी आ रहा है ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, बट आर्टेरियल में कुछ डिफेक्ट आ गया, या तो प्लैक बन गया, या ट्यूमर ग्रोथ हो गया, या स्टेनोसिस हो गया, नैरो हो गया, तो आगे की एरिया में क्या होगा, सप्लाई कम जाएगा, तो हाइपॉक्सिया होगा।
अब सब कुछ ठीक है, रेस्पिरेटरी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, पैसेस ठीक है, अब टिश्यू उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे, यहाँ तक हम ला दिया, अब टिश्यू ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करे, कुछ ऐसे कंडीशन होंगे तो भी हाइपोक्सिया होगा। तो मल्टीपल रीजंस है, दैट मीन्स इफ समटाइम व्हेन जनरलाइज हम कह सकते हैं, जब लंग्स का कोई डिसऑर्डर्स होगा, क्या कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, तो ऐसे कंडीशन में मोस्टली जनरलाइज हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी टिश्यू के पास अगर हम लोग गए, वहां पर ब्लॉकेज है, स्टेनोसिस है, प्लाक है, तो वो लोकल हाइपोक्सिया वहां पर होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर रीजन में होगा। तो कभी कभी टिश्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी हम लोग अगर देखते हैं तो जनरलाइज होता है, समटाइम इन लोकल देखने को मिलता है। तो रीजन अलग अलग लेवल पे हाइपोक्सिया का अलग होता है, उसी के बिहाफ में, यानी कि उसी के अलग अलग रीजन होने की वजह से टाइप को बनाया गया। तो सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या था? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कम गया, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब एक कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपके ब्लड्स में कम होगा? कब होगा? जब कोई लंग्स की डिजीज होगी, है ना, फेफड़े की डिजीज हो गई, लंग्स की डिजीज में क्या हो रहा है? अब बॉडी इसको डिफ्यूज नहीं करा रहा है, बॉडी लंग्स का डिजीज अगर आ गया तो मान लो फेफड़े के अंदर में आ रहा, तो फेफड़ा उसको क्या कर रहा है, जो लंग्स है जो भी चीज है वो इसको क्या नहीं करा रहा है? डिफ्यूज नहीं करा रहा है ना। ये डिफ्यूजन्स होकर के यहाँ पर नहीं आ पाते, डिफ्यूजन्स होकर के नहीं आ पाते, O2 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब O2 डिफ्यूज नहीं आएगा क्योंकि लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी चल रही। अब यहाँ पर जब नहीं आएगा लंग्स की किसी भी तरह की पैथोलॉजी, तो बॉडी में जनरल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर कम आएगा तो ब्लड में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होने का एक ही कारण होता है मेनली, या तो एनवायरमेंटल डेफिशिएंसी हो जाए, मान लो आप हाई एल्टीट्यूड इनऑल कहीं आप चले जा रहे हो, आपको बाहर से नहीं मिल रहा, या कोई लंग पैथोलॉजी होगा, तब जा करके क्या कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है वो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया एक ही कंडीशन है जहां पर हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, ऑक्सीजन का लेवल कहाँ डिक्रीज मिलेगा। सपोज आप ये कैसे डायग्नोस होगा? अब मान लो कि जैसे ही आपके कोई पेशेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाइपोक्सिक या डिस्ट्रेस फिस्ट्रेस जो भी दिख रहा है, अब वो कौन वाला हाइपोक्सिया है, तो हम लोग अगर पता करना चाहेंगे तो मान लो हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया की है, हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराया और उस पर रिपोर्ट में मिला कि अब ब्लड इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जैसे ABG करते हैं हम लोग, तो उसे पता चल जाता है कि अभी आर्टरी के ब्लड में कितने ऑक्सीजन से और कितने कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज मिलेगा, हीमोग्लोबिन वहां पे भी दिख जाता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो, तो तुम समझ लो कि कौन सा वाला है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, है ना। दूसरा आता है एनीमिक हाइपोक्सिया। वो सिंपल नाम के साथ ही समझ में आ रहा है कि जब आपकी बॉडी में अनीमिया डेवलप्ड होता है और ड्यूरिंग एनीमिया बेसिकली एक डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, RBC की कमी हो जाती है, और पार्शियल प्रेशर जो होगा वो लगभग इस कंडीशंस में नॉर्मल होगा। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर्स में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं होगी, पार्शियल प्रेशर लगभग नॉर्मल हो। अब आ रहा है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुकावट, ठहरा हुआ, रुका हुआ कोई चीज, है ना। तो अगर आपका ब्लड फ्लो में कहीं स्टैग्नेंस आ जाता है ना, तो उसके वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो थ्रू टिश्यू इज डिक्रीजेस। मैं अभी जैसे ही बात ही कर रहा था कि अगर ये बॉडी का कोई टिश्यू है, सपोज, है ना, ये बॉडी का टिश्यू है, अब इस बॉडी के टिश्यू में यहाँ से जो आर्टरी ब्लड को लेके जाने वाली है, ये ब्लड को लेके जाने वाली आर्टरी, अब ये जो आर्टरी है ब्लड को लेके जाने वाली, इस आर्टरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ऐसे मान लो टिश्यू को जा रहा है। अब किसी कारण से ये आर्टरी O2 को लेके जा रही है और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब प्लग बन सकता है, ट्यूमर हो सकता है इसमें आ जाए, या स्टेनोसिस हो जाए, तो इसके फ्लो में क्या होगा? कम जाएगा, ठहराव आ जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। दिस इज अ स्टैग्नेंट, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होगा और टिश्यू के अंदर जो परफ्यूजन होगा वो क्या होगा? लेस हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया को हम लोग डिफाइन भी इस तरह से भी करते हैं, सम बुक्स के अंदर मिलेगा, डिक्रीजेस द ऑक्सीजन परफ्यूजन इन अ टिश्यू। ऑक्सीजन का परफ्यूजन टिश्यू में अगर कम गया वो भी क्या कहलाएगा? हाइपोक्सिया। बात एक ही चीज है ना। तो वो भी कंडीशन क्या आएगा? हाइपोक्सिया के। तो स्टैग्नेंट में हम लोग बेसिकली क्या करते कि कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो में, अब ये लोकल लेवल पर आ जाए, या हम ये कह सकते हैं आपकी बॉडी में एकदम फॉल करता चला जाएगा, BP एकदम फॉल करता चला जाएगा, फ्लो क्या होगा ब्लड का? स्लो हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में भी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता और लोग जाकर डेथ करते हैं फाइनल। तीसरा एक देखने को मिलता है हिस्टोटॉक्सिक
हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सीमिया। तो हिस्टोटॉक्सिक्स में क्या, हिस्टो वर्ड आया तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है टिश्यू है ना, कि क्या होता है टिश्यू या नाम से क्रिए, टॉक्सिक समझ लो पॉइजनिंग और हाइपोक्सी। अब क्या होगा, यहाँ पर सब जगह ठीक होगा, लंग्स में कोई पैथोलॉजी नहीं है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की जो वैल्यूज है वो भी नॉर्मल है, फ्लो में किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन जिस टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए वो टिश्यू नहीं ले रहा है। अब ये नहीं लेने के रीजन है, टिश्यू उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अब यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ टिश्यू लेवल पे चेंजेस होता है। स्पेशली हम लोग देखते कंडीशन साइनाइड पॉइजनिंग, हम लोग देखते सुनते भी है कि अगर साइनाइड्स लोग खाते हैं तो विद इन अ फ्यू मिनट्स या सेकंड कह सकते हैं, क्यों कहते हैं कि लोग डेथ हो जाता है। आखिर इतना पोटेंशियली वो क्यों, बाकी पॉइजन खाते तो मरते हैं लेकिन तुरंत नहीं मरते, कुछ टाइम लगता है ना, घंटों लग सकता है, या डिपेंड करता है डोजेज इन ऑल सब पे, हालांकि साइनाइड में भी डोजेज पे डिपेंड करता है। तो सिंपल एक अब ये समझना कि साइनाइड इतना फास्ट क्यों काम करता है। एक्चुअली जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो बॉडी में यही होता है, क्या कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप होता है। अब साइनाइड अगर मान लो जनरली तुम खा रहे हो तो होल ऑफ द ब्लड में गया, और होल ऑफ द ब्लड में गया तो बॉडी के हर टिश्यू के पास गया, और बॉडी के टिश्यू के अंदर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का काम है, एटीपी सिंथेसिस सिंपल एक समझते हो रहा, कहीं ना कहीं सबसे पहला अटैक होता है, दिस डिक्रीजेस द एटीपी सिंथेसिस। उसके अंदर बेसिकली हम लोग देखते पूरा, अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एंजाइम होता है साइटोक्रोमिक ऑक्सीडेज एंजाइम सिस्टम। ये पूरा साइटोक्रोमिक एंजाइम सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस सिस्टम चल रहा होता है, तो यानी कि एटीपी सिंथेसिस चल रहा होता है, उस पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। जैसे साइनाइड, अब सोचो विद इन अ मिनट, और ये आपके बॉडी में इसकी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब भी होता है बेसिकली, और वो एक ऐसी चीज़ जो एक टाइम पे बॉडी में सब जगह और सब जगह एटीपी को फॉल करा दिए। और आपको पता है कि एटीपी कितना नहीं, चाहे हम खड़े क्यों नहीं हो, हमारे बॉडी के अंदर जो पोटेशियम चैनल दिस दैट बाकी एक्टिविटीज सबको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो विद इन कह सकते हो कि इसमें वो टिश्यू के अंदर में डैमेज टू साइटोक्रोम एंड ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को O2 कंजम्पशन के लिए प्रमोट कराता है। मतलब समझो एक तरह का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, तो ये जो एंजाइम होगा वो O2 को कंज्यूम कराता है, यूटिलाइज कराता है। अब इसी सिस्टम को तोड़ दिया तो अब माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज से वो यूज करेगा, समझ, तुम्हारा हाथ अगर तोड़ दे दोनों तो खाने के लिए क्या होगा, कोई उपाय नहीं बचेगा जनरली। तो सेम ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया अब ऑक्सीजन रहते हुए भी ऑक्सीजन को सिंपल समझो यूटिलाइज, तो इसका टिश्यू अनेबल टू यूज दिस O2, ऑक्सीजन जा रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, लेकिन टिश्यू के अंदर में ही चेंजेस आ गया, साइनाइड पॉइजनिंग कर देता है, जिससे कि दे आर अनेबल टू यूज, एक एक सेल के पास अबंडेंट है बहुत सारे ऑक्सीजन बार में, लेकिन वो उस चीज को यूज नहीं कर पाएगा, एंड देन विद इन मिनट्स हम कह सकते हैं कि पेशेंट क्या होता है, साइनाइड पॉइजनिंग में डेथ हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि साइनाइड की जो पॉइजनिंग है उसमें जो हाइपोक्सिया डेवलप होता है वो कैसा होता है, हाइपोक्सिक सॉरी क्या कहते हैं, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप होता है, ठीक है। अब बेसिकली हाइपोक्सिया का जो सिम्टम है, कह रहा है जो सिम्टम है वो क्या होता है बेसिकली पेशेंट्स के अंदर में देखने को, तो कह रहा है इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी अगर किसी को हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो वो थोड़ा सा नर्वस होगा और चीज़ों को जजमेंट नहीं कर पाएगा ना, कुछ इसका मतलब क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, अब मान लो ब्रेन को ही कम हो रहा है तो कुछ इसका डिसीजन मेकिंग करना टफ हो जा रहा है। तो जनरली हाइपोक्सिया में कहता है कि इम्पेयर्ड जजमेंट क्लियर नहीं हो पाता। उसके बाद बेसिकली हम लोग देखते हैं अंदर में ड्रॉजनेस एंड एक्साइटमेंट। ड्रॉजनेस मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील करेगा, मतलब कि नींद टाइप का आना, मतलब थकन स्पेशली कह सकते हो ड्रॉजनेस। एंड एक्साइटमेंट इन द सेंस अगर आपको बॉडी को नहीं मिल रहा तो बॉडी एक्टिवेट होगा, क्योंकि चाहिए न्यूट्रिशन को ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, इन ऑल सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तो अभी मैं बताऊंगा इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देगा, तो इंटरनली दैट मीन्स एक्साइटमेंट आता है बॉडी इसके अंदर में। उसके बाद कंप्लीटली डिसओरिएंटेड होगा, अगर बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया डेवलप होता जाएगा तो पेशेंट का ओरिएंटेशन लेवल अच्छा नहीं होगा। आप पूछोगे, कुछ पूछोगे नाम बताएगा, फादर नेम पूछोगे कहाँ बताएगा, घर का नाम, मतलब उल्टा सीधा ओरिएंटेशन उसका प्रॉपर नहीं होगा। एंड बेसिकली लॉस ऑफ टाइम सेंस, बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं अगर इसके अंदर में, तो जो उसके जो क्या कहते हैं कि जो सेंसेस है वो टाइम एज पर टाइम वो धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और एक हेडेक कंप्लेन देता है, अगर डेफिशिएंसी होती है तो हेडेक का भी। ये मोटा मोटी ये अलग अलग कंडीशन में अलग देखने को मिलते हैं।
अब ये कॉम्पनसेंट्री चेंजेस क्या आता है कि अगर हाइपॉक्सिया आएगा तो साथ साथ बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेंट्री चेंजेस। कॉम्पनसेंट्री चेंजेस करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर में जैसे ही हाइपॉक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, तो बॉडी कहीं ना कहीं उस चेंजेस को, जैसे नॉर्मल तो ऑक्सीजन चल रहा था भाई, सैचुरेशन आपको मैं बता 94 एंड 95 से अब चाहिए, अब जैसे ही कमने लगा तो बॉडी में क्या हुआ, चेंजेस आया। उस चेंजेस को पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी में कुछ कुछ बदलाव आने लगता, उसी बदलाव को बोलते कंपनसेटरी चेंजेस। जैसे पहला क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन। अब क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन कमेगा तो सांस हम लोग क्या करते हैं, तेज लेने लगते। क्यों लेते, कि उस कमी को पूरा किया जाए, तो इसलिए हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ऑल ज्यादा। इंक्रीज बीपी एंड कार्डियक आउटपुट, भाई बॉडी को लगेगा कि ऑक्सीजन कम है तो ब्लड को सबका प्रेशर थोड़ा बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड जाती, ज्यादा ऑक्सीजन को ढो पाए हम, ताकि ऑक्सीजन वहां पे कमी को पूरा कर पाए, उस कमी को यहाँ भी पूरा करा, तो ये भी क्या होगा, कंपनसेटरी क्या कहते हैं चेंजेस हो गया। पॉलीसाइथेमिया होगा, पॉलीसाइथेमिया डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया जैसे ही होगा, क्यों होगा पॉलीसाइथेमिया, क्यों जैसे ही हाइपॉक्सिया होगा, मैं बता रखा हूं, मैं किडनी जब पढ़ा रहा था, तो आपका जो किडनी के अंदर जो कुछ टिश्यूज है दे आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, और जैसे मैं बताया था प्रॉपर एरिया भी कौन सा एरिया है सेंसिटिव, तो जैसे ही किडनी अभी समझो सेंसिटिव है, वो सेंस करेगा और वहीं से क्या रिलीज करा देगा, इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करा देगा। क्या करेगा, इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करा देगा, और इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इरिथ्रोसाइट्स को बनाएगा, और एक्सेसिव इरिथ्रोसाइट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किसको बोलते हैं, जब आरबीसी आपके नॉर्मल काउंट से ज्यादा, और आरबीसी क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आरबीसी क्या है, ट्रांसपोर्टर, ताकि अब रीजन क्या है, लेकिन बॉडी हर अपना वो मैकेनिज्म को बना रहा है जिससे कि ऑक्सीजन ज्यादा वहां तक पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज, हाँ इंक्रीज, देखो एक होता है इन पॉलीसाइथेमिया टर्म आ गया, अब इसी को हम कह सकते हैं बेसिकली इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, इन हीमोग्लोबिन काउंट हम कह सकते हैं, बट इन टर्म अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी, डिक्रीज इन ऑक्सीजन इन टर्म इन हाइपोक्सिया, तो वैसे टर्म है इसका, वही चीज का सेम चीजों का हुआ पॉलीसाइथेमिया। उसके बाद इनकी 2-3 डीपीजी मैं कल बताया था, जब एक्सेसिव एक्सरसाइज हम लोग करते तो एक्सरसाइज में भी इनिशिएट क्या होता है, हाइपोक्सिया ही होता है ना, तब ना हाइपोक्सिया को कंपनसेट करने के लिए हमारा देखो सांस तेज होने लगता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है, हार्ट धक धक करने लगता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट्स बढ़ने लगता है। तो वैसे ही जैसे हाइपोक्सिया होगा तो ये इंक्रीजेस होने लगेगा, जिससे क्यों आपको पता है कि जब 2-3 डीजीपी अगर बॉडी में एक्सेसिव होगा तो वो याद करो अब उस चीज को पिछले क्लास की, कि जो एक्सेसिव 4 ऑक्सीजन जो था पहले एक जाके टिश्यू पे रिलीज कर रहा था, यानी 100 ml अगर ब्लड जा रहा तो 5 ml ऑक्सीजन को सिर्फ रिलीज कर रहा था, अब ये ज्यादा से ज्यादा करे, मान लो अगर 2 करना स्टार्ट किया तो 10 ml करना स्टार्ट करे, 3 करना रिलीज किया तो 15 के आसपास करेगा। तो इसमें इसकी बॉडी में दूसरा क्या, एक्सर्शन ऑन अल्कलाइन यूरिन। बेसिकली क्या होगा, यूरिन में अल्कलाइनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा यूरिन इन नॉर्मल क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत स्लाइटली देखने को मिलता है। देखो एक चीज और भी, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुमसे, जस्ट मैं पूछता कि यदि किसी भी व्यक्ति का या पेशेंट का इट इज अ वेल बीइंग, वो हेल्दी है, उसके स्टेटस को पता करना हो तो उससे किस पैरामीटर पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, उसके हार्ट रेट पे, उसके रेस्पिरेटरी रेट पे, उसके यूरिन आउटपुट्स पे, उसके क्या कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम पे, किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, यूरिन आउटपुट पे। क्यों, तो कोई ये तुमसे मैं इस क्लास में पूछ रहा हूँ, ये पीजी का क्वेश्चन है और कई बार पूछेगी, एमबीबीएस नीट पीजी, उसमें ऐसे क्वेश्चन कई बार ने बात, एक बार होता है दोबारा मुश्किल है कि वो क्वेश्चन रिपोर्ट है। व्हेन क्या आगे, व्हेन यू एनी पेशेंट से कम इन योर ओपीडी फॉर द चेकअप हेल्थ स्टेटस, हाउ विल द गुड पैरामीटर यू मॉनिटर द वेलबींग ऑफ दैट पेशेंट, कि वो कौन सा पैरामीटर हम लोग यूटिलाइज करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि, तो उसके यूरिन आउटपुट। अगर आपका यूरिन आउटपुट गड़बड़ हो रहा है तो समझ लो सिस्टम अंदर गड़बड़ चल रहा है, एकदम गारंटी। सबसे बेस्ट पैरामीटर, लोग यूरिन को बहुत साइड करके रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन से पहले ब्लड को खूब कटाते हैं, उससे ज्यादा यूरिन में आउटपुट मतलब क्या, उसके कलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके पीएच क्या है, उसका कलर क्या है, ओडोर क्या है, हर एक पैरामीटर की बात करो। अगर इस कोई चेंजेस अगर यूरिन में आ रहा है
तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ लेना है कि हेल्दी तो नहीं है ये पर्सन, मतलब हेल्थ उसका अपने स्टेटस पर नहीं है, हेल्थ का स्टेटस वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है ना, वो कम इसलिए बता है और हेल्थ के स्टेटस को बताया, ठीक है। तो इसलिए यूरिन आउटपुट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आपके कभी भी। इसलिए अब जरूरी नहीं कि अगर आपके पास एडमिटेड पेशेंट है तो आप जब ऑर्डर्स हो तभी आपका नॉर्मली भी कहा जाता है कि आप यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करें, बहुत सारे उसके एडवांटेज है ना। तो ये हाइपोक्सिया होगा। दूसरा टर्म आता है हमारे पास साइनोसिस। साइनोसिस में बताया था बुलिविस डिस्कलरेशंस इन अ म्यूकोजा स्किन, बल अलग अलग कुछ जगह पे देखो, जनरली म्यूकोजा इसके बुलिविस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन, है ना। इस ऑब्जर्वेड कहाँ हम लोग देखते हैं म्यूकोसा ऑब्जर्व करते, लिप्स पे, नेल्स बेड्स पे, है ना, ये नेल्स बेड हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ जिस अच्छा ईयर लोब्स, अच्छा ईयर लोब्स पे एंड चिक्स के ऊपर, ज़्यादा ईयर लोब चिक्स थोड़ा कम है बट है ना। टंग पे, लिप्स पे, पेरीफेरी यानी फिंगर्स के टिप्स पे भी हम लोग देखते हैं साइनस, जब पेरीफेरी हम लोग देखेंगे। इट्स अगर वेयर द रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन सॉरी 5 ग्राम पर डीएल, है ना। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इट्स अगर वेन रिड्यूस हीमोग्लोबिन रिड्यूस मोर देन 5 ग्राम पर डीएल, यानी आपका नॉर्मल मान लो किसी का मान लो 14 है 11 है कुछ, उसमें से अगर आपके नॉर्मल जो भी आपका वैल्यू उसमें से 5 मिलीग्राम यानी आपका हीमोग्लोबिन कमा तो ये फीचर आना स्टार्ट। अब ऐसा नहीं कि जैसे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन एक कमा और आपको साइनोसिस ही दिखने लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन पे बात करें तो आगे बहुत सारे डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी रहेगा तो साइनोसिस होगा। बट मैं बता रहा हूं अगर हीमोग्लोबिन पे अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें कि कब हीमोग्लोबिन कमने पे डेफिशिएंसी आएगा, तो नॉर्मल वैल्यू से कितना, मोर देन 5। मान लो किसी का, अब सिंपल बता रहा हूं, किसी का 12 है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो मोर देन 5 का मतलब क्या होगा, 3 2 5, तो 7 से नीचे अगर आप आते हो या 7 से नीचे जैसे आपका हीमोग्लोबिन आएगा तो आपकी बॉडी में साइनोसिस अपेयर होना स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। अब 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है सेंट्रल साइनोसिस, एक होता है पेरिफेरल। सेंट्रल साइनोसिस मतलब क्या, जनरली सेंट्रलाइज बॉडी के पार्ट में होगा, और पेरिफेरल का मतलब क्या, बॉडी के लिम्स पेरिफेरी, जैसे कि मैं फिंगर टोइज में या हाथ के इस सारे जगह पे तुमको दिख रहा है, दिस इज अ पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। लिप्स पे, टंग्स पे, क्या कहते हैं जिंजाइवा यानी कि जो टूथ के जो गम्स उसके ऊपर, तो इन सारे चीजों में अगर तुमको देखने को मिल रहा है दैट मीन्स वहां पर इसका मतलब क्या है कि वो सेंट्रल साइनोसिस है। और इनिशियली सेंट्रल साइनोसिस मोर डेंजरस, स्पेशली साइनोसिस में भी मिलते हैं नो डाउट, बट एज अ न्यू बॉर्न इनिशियली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर इन हाइपोक्सिया बेसिकली कहते हैं साइनोसिस क्या होता है, डिस्क्राइब सेंट्रल साइनोसिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द हाइपोक्सिया। अब अलग कौन सा हाइपोक्सिया तू खुद डिफाइन कर सकते हो। पहले ही कहता है इन राइट टू लेफ्ट शंट। अब राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब देखो, कोई अगर कॉन्जेनाइटल डिजीज है ना, कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज, कोई भी कॉन्जेनाइटल, में एक लाइन बता दो, मतलब जन्म के साथ होने वाली बीमारी, बॉडी पे दिख रहा है लिफ्ट कटा हुआ, पैलेट कटा हुआ, नाक टेढ़ा, एक कान नहीं है, एक उंगली नहीं है, तो एक 100-200% की तुम माइंड रखना कि उस बच्चे का प्रॉपर स्कैनिंग कराना है। आपको कहना एक उंगली नहीं है, जन्म में कहा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, तो बाहर वो उंगली आपको दिख गया, हो सकता है जब कॉन्जेनाइटल ये डिफेक्टेड पीस है तो अंदर भी डिफेक्ट होने की प्रॉबिलिटी, तो प्रॉपर इको यूज, ये क्या कहते हैं कि इकोकार्डियोग्राफी हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, एब्डोमेन का सब कुछ कराना है उसको। तो पहले मैं बता रहा, मैं हट में ही वैसे मैं बात करता हूँ सिंपल, है ना, कि तुम पढ़े होगे फिटल सर्कुलेशंस में, कि फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब आयोटा इधर से जाती है, मेन आयोटा इधर से निकलता है, तो डक्टस ऑफ एट्रियोसिस वगैरह होता है जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब इसके अंदर में इसका जो ब्लड है वो क्या पल्मोनरी आर्टरी होती है, बट ये पल्मोनरी लंग्स में जाता है, लेकिन लंग्स क्या रहता है, कोलैप्स रहता है, लंग्स को क्या होता है, कोलैप्स रहता है। तो अच्छा इधर को वेना कावा है, ब्लड आता भी है, और लंग्स जब इधर ब्लड जाएगा, ध्यान सुनो, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है आयोटा, है ना। तो अगर ब्लड इधर जाती है और लंग्स में तो जाएगा नहीं, लंग्स ऑलमोस्ट क्या थोड़ा बहुत जाता है, 4-5% इसका आउटपुट का जाता है, लंग्स तो दबा हुआ, भैया ब्लड कहाँ जाएगा, इधर से तो ब्लड आएगा, इस चैम्बर में भरेगा, इधर बंद। तो एट द फीटल स्टेज इस दोनों के बीच एक कम्युनिकेशंस होता है, क्या होता है, इस दोनों के बीच एक कम्युनिकेशंस होता है ना, इसको है ना क्या कहते हैं डक्टस एट्रियोसिस के नाम से, पीडी द पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस होता है, तो डक्टस एट्रियोसिस हम लोग बोलते हैं। ये डक्ट से एक तरह का, ठीक है,
जो क्या करेगा, इस आउटपुट को इधर ला करके एओर्टा में डाल देता है, क्योंकि लंग्स में तो ऑक्सीजन होना नहीं है ना। बच्चे में फीटस लाइफ में लंग्स में थोड़ी ऑक्सीजन, लंग्स थोड़ी चल रहा है कि सांस आएगा ऑक्सीजन आएगा, तो लंग्स में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो प्लेसेंटा पे जाएगा, माँ के प्लेसेंटा पे वहाँ ऑक्सीजन, मदर से ऑक्सीजन लेता रहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्मली नेचर ने इसके रास्ता बना के रखता है ये। अब जस्ट आफ्टर बर्थ इसको क्लोज होना होता है, डक्टस एट्रियोसस को क्या होना होता है, क्लोज, क्योंकि लंग्स खुला तो ब्लड आप ये सर, क्योंकि माँ से तब तो मिलना है नहीं। अब कभी कभी क्या हुआ कि जनरली आप देखो ये इधर राइट साइड है, क्या राइट साइड है ना, राइट साइड से इधर किधर जो ब्लड जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, राइट साइड से लेफ्ट तरफ जा रहा है। अब ये जो डक्टस एट्रियोसस है, इसको आफ्टर बर्थ विद इन 24 आवर इसको क्लोज हो जाना है, और हो भी जाते हैं। मान लो नहीं हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीडीए, पेटेंट डक्टस एट्रियोसस। पेटेंट का मतलब, पेटेंट एक लैटिन वर्ड है, पेटेंट का मतलब होता है ओपनिंग, सिंपल। पेटेंट का क्या मतलब होता है, ओपनिंग। तो पेटेंट डक्टस एट्रियोसस अगर रह गया तो ऐसे केस में एक तो ओपन रह गया, और ओपन रहने के बाद ब्लड का फ्लो राइट से लेफ्ट नहीं होकर के लेफ्ट से राइट अगर हो गया तो, अभी बता लेफ्ट से राइट शंट बोले थे ना, तो शंट का मतलब यहाँ पर कि लेफ्ट से राइट अगर ब्लड का फ्लो आ गया, क्या था, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट था जी, लेफ्ट से राइट ही था ना, राइट से लेफ्ट होगा, एक मिनट देख लेते, हाँ सॉरी, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक ठीक, राइट टू लेफ्ट, एक मिनट फिर सम डायग्राम, राइट टू लेफ्ट होगा इसलिए, क्योंकि डीऑक्सीडेटेड ऑक्सीजन में मिक्स होगा, तो राइट टू लेफ्ट इसम, ये हाँ पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, ठीक है, आयोटा। तो नॉर्मली भी क्या है, राइट टू लेफ्ट ही है। चलो, तो नॉर्मली जब ये राइट टू लेफ्ट है तो अभी क्या लंग्स काम नहीं कर रहा है ना, अभी लंग्स, तो ऑक्सीजन ये फ्लो है, ठीक है, और यही फ्लो तो जनरली रहता भी है, ठीक है, और इस टाइम ये नीड है, इस टाइम क्या है, ये नीड है, ताकि ये ब्लड को जाएगा तब आयोटा में जाएगा और उधर से मिक्स होकर के अपना जाता रहता है, बाकी इधर से ऑक्सीजन ब्लड भी आता है, मिक्स होकर जाता है। लेकिन जस्ट आफ्टर बर्थ अब ये जो चीजें है ओपन हो गया, तो ऑक्सीजनेशन अब कहाँ होना है, अब यहाँ जो ब्लड होता है वो नॉर्मली ऐसे भी फिटल लाइफ में अभी भी ये जो ब्लड होता है वो कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड यहाँ पर है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है, अब लंग्स में जा रहा है, नॉर्मल जब हो गया तो आफ्टर बर्थ, आफ्टर जस्ट आफ्टर बर्थ, तो इधर से इधर ऐसे जाएगा और आएगा, फिर वो इधर की तरफ आएगा, लंग्स होते हुए ऑक्सीजनेटेड होते हुए प्योर ब्लड होकर के बॉडी में जाएगी। अब तुम सोचो जस्ट आफ्टर बर्थ अगर ये क्लोज नहीं हो, पेटेंट डक्टस, अब ये ब्लड खुला हुआ तो थोड़ा उधर से क्या होता किसी का देखते कि पीडीए हुआ, और पीडीए के साथ अगर फ्लो राइट टू लेफ्ट शंट नहीं बना, या यहाँ पे, या कभी कभी जैसे यहाँ पर भी ओपनिंग रह जाता, क्योंकि ये फोरामेन ओवल है, ये भी बेसिकली हम लोग देखते हैं हार्ट में नॉर्मल रहता है हर बच्चों को बर्थ से पहले, है ना, ये छेद जिसको कह सकते हो ये ओपनिंग रहता है, तो यहाँ पे भी जनरली ब्लड का जो फ्लो होता है वो इधर से इधर चलो मिक्सिंग होता रहता है, बट आफ्टर बर्थ ये भी क्लोज होता है, ये भी क्लोज होता है, सबका होता है आफ्टर बर्थ क्लोज होता है, लेकिन किसी कारण से यहाँ कहीं नहीं क्लोज। अब यहाँ पे भी मान लो अब ब्लड जो अगर नॉर्मली जब आफ्टर बर्थ यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और आफ्टर बर्थ तो क्लोज होना था, मान लो क्लोज नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं हुआ और साथ में ब्लड का फ्लो राइट से लेफ्ट होता ही रह गया, तो इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट शंट, या लेफ्ट से अगर राइट होने का तो लेफ्ट टू राइट, तो राइट से लेफ्ट शंट जो ना वो ज्यादा डेंजरस होता है, राइट से लेफ्ट जो शंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। अगर राइट टू लेफ्ट शंट होगा तो 110% साइनोसिस आएगा, 110%। यही अगर लेफ्ट से राइट हो जाएगा, मान लो ये होल है किसी का रह गया, लेफ्ट से राइट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि सोचो ना कि लेफ्ट से राइट में क्या होगा, कि थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं, ब्लड ना कम जाएगा, तो बॉडी थोड़ा ब्लड अपना और कहेगा, बड़ा कार्डियक आउटपुट थोड़ा जोर से दबाएगा तो और ब्लड आ जाएगा, तो कम चलेगा। लेकिन इधर से इधर अगर बढ़ गया तो समझो अनप्योर ब्लड प्योर में मिल गया, तो ब्लड को क्या करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड करा देगा, प्योरिटी से कह सकते हो ऑक्सीजनेशन में ब्लड का कम जाएगा। अब ये जाएगा तो ब्लड जो नेवी में पड़ा रहा था 95-93 पार्शियल प्रेशर लेकर के जा रहा था, वो क्या जाएगा, इधर 40 था ऑक्सीजन का ब्रेनस ब्लड में, वो मिक्स होगा मान लो, तो प्रेशर को क्या करेगा, टोटल पार्शियल प्रेशर को फॉल करेगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो जाएगी लेकिन लेस ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या जाएगा, यानी लेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइपोक्सिक्स नॉर्मल ब्लड लेवल भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में तो लेफ्ट टू राइट, हाँ अगर ये राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग होगा तो ये ऐसे कंडीशन में सिम्टम नहीं भी आते हैं, हाँ सॉरी लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट की कंडीशन में ओपनिंग है बट सिम्टमेटिक नहीं भी होते, आ भी सकते लेकिन मोस्टली नहीं होता और पता भी नहीं चलता लंबे समय, जैसे मेरे साथ नहीं पता, मेरे साथ सिर्फ लेफ्ट टू राइट का फ्लो होता है ना,
तो कभी पता ही नहीं। यही अगर ये फ्लो अगर हो जाता तो बर्थ के टाइम पे ही पता चल जाता कि कुछ ना कुछ पेशेंट सर्वाइव ही नहीं, पूरा मुंह कान सब नीला हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे राइट टू लेफ्ट का शब्द का पर्पस जो था वो ये है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में मिक्स हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में सेंट्रल साइनोसिस में हम लोग बेसिकली जो देखते हैं वो सेंट्रल साइनोसिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो लिप्स पे, टंग्स पे, इन ऑल जैसे हम देखते, जैसे मान लो ये, तो इसमें हम लोग देखते अरे भाई है ना, ये टंग है, ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल कलर, ये टंग का जो कलर है वो साइनोस। अब साइनोसिस में अलग अलग देखिए, और बहुत ज्यादा होगा तो बहुत डीप देखिएगा, इतना डीप हो जाएगा अभी ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का साइनोसिस तो हल्का देखेगा। मैं तो 2-3 पिक्चर दिखाऊं तुम खुद भी देखो कलर का डिफरेंशिएशन। अब जैसे यहीं पर इसमें क्या डिफरेंस है ना, ये थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा होगा, ये थोड़ा कम। इसके लिप्स पे भी देख सकते हो, इसके लिप्स को भी देख सकते हो, दोनों में अलग अलग डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। सेम एस ये बच्चों में है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चा का चारों तरफ ये सेंट्रल साइनोसिस अगर दिख गया तो समझ लो कि कंजेनिटल हार्ट में प्रॉब्लम होगा। प्रोबेबिलिटी बाकी चेक कराएंगे, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन आपको लेके चलना उसकी तरफ। सेंट्रल साइनोसिस तो देखो अब कभी कभी क्या होगा, सेंट्रल साइनोसिस होगा लेकिन ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करेगा, तो क्यों, तो हो सकता है उसमें फ्लो जो का लेफ्ट टू राइट सेंट बन गया होगा, तो उस वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे सेंट्रल साइनोसिस तुमको यहाँ दिख रहा है बच्चों के अंदर में, है ना, सब में देखिए, ये देखो यहाँ इसका टंग का कलर देखो एकदम, ये देखो मार्जिन देख रहे हो कितना ब्लैक। तो डिपेंड ऑन कितना हाइपोक्सिक्स हो रहा है, कितने डिफिशिएंसी हो रही है ना, या कितने लंबे समय से हो रही, दोनों पे फर्क पड़ेगा। क्या होगा, कितने लंबे समय से हो रही, दोनों पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब पेरिफेरल साइनोसिस में हम लोग यहाँ देखते फिंगर में, भला इसमें बहुत कम अभी नोटिसेबल है। नेल बेड में हम लोग देखते हैं, अगर आप तुम अपना नेल बेड को देखो और इसको देखो, अपना थोड़ा पिंक पिंक लग रहा होगा, अब अंधेरा में दिख रहा नहीं दिख रहा है, अपना देखो यहाँ से, मेरा तो नहीं दिखाई देगा, पिंक पिंक लग रहा होगा, लेकिन तुम इसका देखो थोड़ा पिंकिश उस टाइप का नहीं है। तो ये बेसिकली जैसे पेरिफेरल साइनोसिस, क्या ये क्या सेंटर से बाहर हो तो पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस होने के रीजन अब देखो, रिड्यूस द पेरिफेरल सर्कुलेशन, आपकी बॉडी का अगर पेरिफेरल सर्कुलेशन कम हो जाता है किसी कारण से, जैसे एज इफ अ बॉडी एक्सपोज टू द सीवियर कोल्ड, ठंडी में देखोगे ये कलर थोड़ा चेंज मिलेगा हाथ का, या अभी तुम्हारा भी जाना घर पे हाथ में फ्रिज डालना, आधा घंटा नहीं रखना, 10-15 मिनट 5-7 मिनट फ्रिज में रखना है ना, डीप फ्रीजर में जल्दी हो जाएगा, उसको तुम हाथ निकालना, तुमको कलर चेंज मिलेगा अपने हाथ का। अगर नहीं है कोई, पहले क्या करना, फोटो लेना डालने से पहले का, और फिर निकाल कर फिर दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि सीवियर कोल्ड मैं पता ही तुम्हें कि कोल्ड क्या करता है, एक्सपोजर होने से वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, और वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो वहां की सप्लाई क्या होगी, अंपर होगा, कम होगा। या फिर हम लोग बताते हैं फ्रोस्टाबाइट जेनम वाले को मैं पढ़ाया था, अच्छे से याद होगा, है ना, या कंप्लीट इतना एक्सट्रीम एक्सपोजर ऑफ कोल्ड जिसमें आपके टिश्यू को बर्न करा देगा, यानी आपके आइस से ऐसा बर्न होगा जैसा लगे आग से जला हुआ है, इस तरह से आइस जलाते हैं, एकदम उस एरिया को सप्लाई बंद करके नेक्रोज करा के ब्लैक करा देगा, टिश्यू डैमेज एंड सब कुछ होने लगेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया इन टर्म इन बेसिकली समझ तो घुटन को बोलते, घुटन जैसे तुम नाक मुंह बंद कर दे तुम्हारा दम घुटने लगता है ना, उसी को एस्फेक्सिया बोलते। अब कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीजेस O2 एंड इंक्रीजेस CO2 इन बॉडी। आपकी बॉडी में अगर O2 डिक्रीज होता जा रहा है और CO2 बढ़ता जा रहा, तो ऐसे कंडीशन में हम एस्फेक्सिया बोलते हैं। 2 टाइप होता है, जनरलाइज ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ एयरवे। अब जनरलाइज कहने मतलब यदि आपके एयरवे में कहीं रुकावट हो गया, अब एयरवे में रुकावट कहीं भी हो सकता है, जैसे अब कोई लोग डूबता है तो डूबते टाइम एयरवे में क्या घुसता है, पानी अंदर डूब रहा होता है जो आदमी, तो सांस लेता, तो वहां क्या जाएगा, एयरवे के अंदर पानी जाएगा, या कोई चॉकिंग की वजह से मर रहा है, तो समथिंग इन योर एयरवे एंड योर ब्लॉक, एयरवे को ब्लॉक कर दिया अगर, तो ये अब वहां पे जो डिफिशियंसी ऑक्सीजन का होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन कमता चलेगा बॉडी, वहां बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जाएगा, और एवरी मिनट तो समझ लो कितना, हर 100 ml ऑफ 4 ml ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आ रहा है, हर 100 ml एवरी मिनट टिश्यू से क्या लेके आ रहा है, 4 ml ऑफ CO2। अब समझ लो अब तुम 1 मिनट के अंदर हो पूरे बॉडी से, तो उसे तुम कितना ml ऑफ कंसेंट्रेशन बढ़ता जाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिटेन होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन अब कहीं के लोकल एस्फेक्सिया हो सकता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पर्टिकुलर, अब कोई खास रीजन हो, जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐसे बांध दूं खूब तेजी से, है ना, ऐसे बांध दिया मान लो, अब यहाँ पर इस एरिया का जो लोकल इश्यूज हो सकता है कि यहाँ पर हाइपोक्सिया डेवलप, वही सेम चीज हाइपोक्सिया देन डेवलप होगा। अब इसके अंदर में हम लोग बात करें, अब इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ ऑक्सीजन ना जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड
क्योंकि हमने सर्कुलेशन को कंप्लीट ब्लॉक कर दिया। तो ये सिंपल है। दूसरा था डिस्पनिया। डिस्पनिया दैट्स डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। क्या है डिस्पनिया? किसको बोलते हैं? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, इन कह सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना। कंप्लेन भी कोई लेकर आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी डिफिकल्टी या लेबर ब्रीदिंग, बहुत तेज लेबर ब्रीदिंग हो रहा है, उसको बोलते। जनरली फेल्ड बाय जब ये डिस्ट्रेस कब फेल करता पेशेंट, है ना, कि जैसे हम लोग बात करेंगे अभी सांस सबको नॉर्मल चल रहा है, कब हम फील करेंगे या एहसास करेंगे कि हाँ, कहता है कि जब फेल्ड द ब्रीदिंग रिजर्व फॉल बिलो द 70% ऑफ द नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल ब्रीदिंग आपका चल रहा था उसमें अब लगभग 70% आपको ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। देन उसके पास तब आपको, जैसे आपको सांस अभी रोका गया, मान लो अभी चल रहा है तो ठीक है, सांस कैसे रोक दी, तो कुछ सेकंड के लिए हम रोके, तो आपकी बॉडी में मान लो जैसे फर्स्ट सेकंड में हम रोका तो पहले सेकंड में आपको दम फूलता है। जैसे जैसे मिनट बढ़ता है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता, जब छोड़ दो तब लगता है कि जिंदा बच गए, है ना। क्या हुआ? हाफने लगते। तो इसका मतलब ये होगा जब पहले सेकंड पे रुका तो परसेंटेज क्या था 1, और जब लगभग आपका 70% ब्रीदिंग मतलब स्टॉप किया जा रहा है, उसके बाद आपका लेवर ब्रीदिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अगर इन ब्रोंकियल आस्थमा, जैसे ब्रोंकियल आस्थमा के केस में सीवियर एनीमिया अगर हो गया, वैसे कार्डियक फेल्योर, तो सब वही सब रीजन है। डिस्पनिया इन अ लाइंग डाउन पोजीशन इन ऑर्थोपनिया, बेसिकली कह रहा है जब डिस्पनिया इन अ लाइंग डाउन पोजीशन बोलते हैं तो इसको ऑर्थोपनिया बोलते हैं। यानी कि लाइंग डाउन पोजीशन क्या है? जैसे आपने सो गए, सोने के बाद कोई कहेगा कि अच्छा है कि हम चलते हैं तो सांस फूलता है, कोई आके कहेगा कि नहीं हम चलते भी नहीं है, हम बेड पर सोते रहते तो लगता है सांस खूब तेज चल रहा है, जिससे ऑर्थोपनिया, पोजिशनल बेसिकली चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो उसको ऑर्थोपनिया इन टर्म करते हैं। हालांकि डिस्पनिया को कैटेगराइज किया ग्रेड 1 ब्रीदिंग को कैटेगराइज किया ग्रेड 1 ग्रेड 2, इवन कई ग्रेडिंग पे डिवाइड किया है। जैसे कि आपको 100 यार्ड चलने के बाद दम फूलता है, कोई भी आके कंप्लेन देगा कि हम क्या कहते हैं टॉयलेट जाते हैं तो दम फूलने लगता है। इवन दोज ऐसे कंडीशन में रेस्पिरेटरी में आता है, कोई पेशेंट कंप्लेन देगा कि हम कपड़ा एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें हमारा दम फूलने लगता है। तो अलग अलग इसको ग्रेडिंग, ब्रिटिश सोसाइटी ने इसको ग्रेडिंग किया अलग अलग। ठीक है। अब उसके बाद आता है एपनिया। एपनिया किसको बोलते हैं? सांस लेना भूल जाना। सांस लेना अगर आप बोले हो कभी जी, है कभी नहीं बोले हो? सच में चाची, जिस दिन सांस लेना, अच्छा दुनिया को भूल जाए, लेकिन सांस लेना भूलते भी। एपनिया बेसिकली कहता है द ट्रांजिएंट कह सकते हैं, द सिजेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन, सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन फ्यू सेकंड, टेम्पोररी सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब टेम्पोररी में कई बुक डेफिनेशन को लाया है स्पेशली, है ना। वहां कह रहा है कि इफ मोर देन मोर देन नहीं, मर जाएगा आदमी जी, लेस देन 20 सेकेंड्स, है ना, कि जैसे कि 20 सेकेंड नहीं, लेस देन इक्वल टू 20 सेकेंड, यानी अगर आपने 20 सेकेंड, ठीक है, मोर देन ही रहेगा, मरेगा तो मरेगा लेकिन मोर देन ही रहेगा। ठीक है, 20 सेकेंड से ज्यादा अगर आपका सांस रुक गया, दैट इज एपनिया। चाहे आप भूल के 20 सेकेंड से ज्यादा अगर आपका सांस, आप इंटेंशनली, आप नहीं कर सर हमें से रोके, मेरा 1 मिनट तक हमको रोकने का, या दिस इज नॉट एपनिया। आप अपने इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे हो, किसी डिजीज कंडीशंस में, है ना, स्पेशली तुम देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैं बताऊंगा ऑर्थोपनिया अलग अलग टाइप भी है, तो हम ये देखते हैं कि 20 सेकेंड या 20 से ज्यादा टाइम तो अगर आपका सांस, जैसे रात में कभी कभी सोए रहते होगे और हड़बड़ा के उठते होगे, मेरा गला, जा रहे थे हम बच गए, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? क्यों होता पता है? होता क्यों है? अच्छा अभी सब लोग ऐसे बैठे हो, मुंह खोलो, ऐसे टंग को रखो, ऐसे टंग को रखते हुए ऐसे गर्दन पीछे ले जाओ, एकदम सॉफ्ट, टंग पे कोई प्रेशर नहीं लाना, टंग को एकदम लूज करके ले जाना, ऐसे करो जी, करो, करोगे तो पी लोगे, तब तो कल को पता चलेगा। करो, करने शर्म क्यों लग रहा है जी? कैसा लग, टंग के साथ कुछ चेंजेस समझ में आ रहा है क्या? ठंडा किसको लग रहा है जी? कैसा टंग के साथ फील आ रहा है? क्या इधर जा रहा है? ऐसा लगे टंग मेरा पलट रहा है। तो जब हम लोग बेड साइड पोजीशन में जाते हैं और बहुत सारे रिफ्लक्स मसल्स नींद में होते हैं, पता नहीं चलता, तो टंग पलट के एयर वे को ब्लॉक कर देता है, तो हमको लगता है कि हम प्रस्थान कर रहे थे, बच गए, है ना। तो ये भी आएगा, टाइप आएगा अभी, जैसे ना स्लीप एपनिया, बेसिकली वो कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोते सोते हड़बड़ा के उठते लोग। और ये अब
बहुत सारे अब ऐसे ऐसे कंडीशन हो गए, इतने खतरनाक अवस्था में उठेगा तो लोग को लगेगा कि भूत जिन्ना चढ़ गया है, ऐसे भी होते हैं लोग। उसके लेकर अच्छा ये हो गया, अब कोई कहेगा हमारा आके गला दबा रहा था, तो कोई दबा हुआ नहीं रहता है, दैट इज योर स्लीप है ना, क्या था स्लीप एपनिया, यानी जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसको बोलते हैं, कई बुक्स में इसको मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलेंगे टाइप में। तो इन जनरल हम लोग देखते हैं 20 या 20 सेकंड से ज्यादा अगर आपका विदाउट इंटेंशनली अगर आपका रेस्पिरेटरी सिचुएशन हो गया, दैट योर एपनिया। उसके बाद डिग्लेशन एपनिया, जनरली डिग्लेशन मतलब क्या, किसी चीज को आप निगलते हो, है ना, अब खाने के टाइम में किसी टाइम आपका निगलना था, अब जब ये फायरिंग स्पेस है, बोलस आपका जा रहा घुस गया इधर विंड पाइप ट्रैकिया में चला गया, अब उसको क्या करेगा, चॉकिंग कराएगा। अब वहाँ चॉकिंग अगर आप मैनेजमेंट कर लिया, आप चौंकेगा तो सांस तो रुकेगा ना, 20 सेकंड से ज्यादा अगर आप पटक गए तो समझ लो आप चले गए अपने यहाँ के अंदर में, ठीक है। वॉलंटरी अपने बेसिकली हम लोग देखते, इसमें हम लोग देखते वॉलंटरी में क्या होता है कि जैसे क्या है कि हमारा जो ये है बेसिकली वोकल कॉर्ड, बेसिकली क्या जो वोकल कॉर्ड वॉइस को प्रेफरेंस कराता है, तो बेसिकली उस पर अगर उसके रिलैक्सेशन हो जाते हैं, मतलब उस पर न्यूरल टेंशन नहीं मतलब रिलैक्स हो जाएगा, तो वो कंस्ट्रिक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक होने लगेगा और तुमको लगेगा कि अब वो इंटेंसिटी तुम तो कर नहीं पा रहे, बॉडी में खुद चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, तो लगेगा क्या चीज डेवलप हो गया, अपने डेवलप हो गया। वोकल कॉर्ड कहाँ पे होता है, वोकल कॉर्ड लैरिंग्स पढ़े हो ना, तो लैरिंग्स का जब प्रॉपर लैरिंग्स पढ़ोगे या लैरिंग्स के ऊपर जब देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा प्रॉपरली, दैट इज अ वोकल कॉर्ड्स। तो समझो पूरा लैरिंग्स जो है ना, वॉइस बॉक्स बेसिकली है ना, वहीं पे स्ट्रक्चर है जैसे वोकल कॉर्ड्स, है ना। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन एपनिया, अगर एक्सेसिव जैसे हम लोग देखते हैं हाइपर वेंटिलेशन में बेसिकली क्या होता है, इसलिए जब ब्रेन इंजुरी या कुछ इस तरह का कुछ चीजें हो जाती है, आपको ब्रेन में खूब तेज चोट लगा, रेस्पिरेटरी सेंटर आपका इफेक्ट हो गया और रेस्पिरेटरी सेंटर सांस चला ही नहीं रहा, रुक गया, तो दिस इज हाइपर वेंटिलेशन। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं, बहुत बार ऐसा रीजन आता है कि अचानक सा कोई बच्चा मर गया, रात में सोए रह गया, सुनने को मिलता होगा, अक्सर बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है, बड़े मिलेगा मिलता है नो डाउट, लेकिन बच्चों में अगर तुमको मिल रहा है कि रात में सोया था सोए, एक्चुअली दिस इज एपनिया, स्लीप एपनिया। अब स्पेशली जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर में एक और एपनिया होती है, हालांकि पीडिया में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पीडिया में जाकर पढ़ोगे, उसमें होता है एपनिया ऑफ प्रीमैच्योर, एओपी होता है, एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी होता है वहां पर, और मोस्टली बच्चों में जो प्रीमैच्योर होते हैं, है ना, प्रीमैच्योर मतलब क्या है? ना 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 9 महीने से पहले जन्मे लोगों को प्रीमैच्योर नहीं कह सकते, प्रीमैच्योर किसको बोलते हैं, 9 महीने से पहले उसको प्री टर्म बोलते हैं। 1 साल का कहां नहीं, 1 साल का कहां से हुआ, एक बच्चे को बर्थ होने के टाइम पे उसका वेट कितना होना चाहिए, एवरेज वेट बोलो 350 तो ऊपर चला गया, मिनिमम 2.5 kg होना चाहिए मिनिमम। तो हर एस्पेक्ट से प्री मैच्योर किसको बोलते, मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, वेट सही से नहीं होगा, मान लो लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ होगा, बॉडी के अदर जो उस स्टेज में एक टर्म बेबी को मैच्योर हो जाता है, इसी को बोलते। तो आप प्री मैच्योर में क्या होता है, जैसे अगर स्पेशली जो 1 kg 1.5 kg का बच्चा होगा, वहाँ ये स्लीप एपनिया और प्री मैच्योरिटी एकदम डेफिनेटली क्या आता ही आता है ना। इसलिए एपनिया को चलाने के लिए कंपनी एक मेडिसिन बनाई है, कैपनिया नाम ही है उसका, है ना, याद रहेगा आसानी से, उसमें साइट्रेट्स वगैरह होता है, तो खैर छोड़ो। तो ये बता रहा था, वहाँ पर क्या है, स्पेशली जो लो बर्थ बेबी वेट्स होते हैं, स्पेशली जो प्री मैच्योर होते हैं, तो वहाँ पे उसका वही रेस्पिरेटरी सेंटर का काम है कि अब उस तरह से डेवलप है नहीं, बच्चा सांस लेना भूल जाता है, और लिटरली भूलता है, तुम देखते देखते रहो एकदम बच्चा सांस नहीं चल रहा, पूरा ब्लू हो रहा है, जब तक मार के जगाओगे तब हाँ सांस लेना स्टार्ट करेगा वो फिर, है ना। तो हाँ, मार के जगाना मतलब स्टिमुलेशन देना, मारना मतलब डंडा मत रखना बगल में, क्या है ना, तो अच्छा डंडा लगाएंगे या निडल का चुबाने का नहीं, मतलब फिंगर स्टिमुलेशन, उसको चेस्ट पे इस तरह सा, है ना, ये करोगे तो फिर तुमको देखना हो। तो ये बेसिकली सडन डेथ देखने को मिले, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिसऑर्डर सिनॉन सारा चीज़ कंप्लीट होता है, यहाँ पे कहानी आज की खत्म होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हो।